आगाज बड़ी खबर से। पार्लियामेंट बालादस्त है। इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला। तमाम इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट के साथ खड़ी हैं। इजलास में फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में PTI से मुज़ाकरात के मामले पर गौर। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस पर भी ब्रीफिंग। वफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर में। वफाकी वज़रा की वज़ीर आज़म हाउस आमद जारी और इत्तेहादी रहनुमाओं के रुखसती के साथ ही काबीना इजलास शुरू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हो गए हैं। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। खालिद, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास जारी था, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें जी, आज ये इजलास तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज के इजलास की सदारत की। तमाम जो इत्तेहादी जमातों के कायदीन थे वो आज के इजलास में शरीक थे। खासकर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो पार्टी के सीनियर क़यादत है वो भी आज के इजलास में शरीक थी। फैसला यही किया गया है कि मज़ाहमत की जाएगी। कोई भी अगर फैसला ऐसा आता है जो कि पार्लियामेंट के मुतसादम हो या हुकूमत को किसी किस्म की डिच करने की कोशिश की जाएगी तो उस पर मज़ाहमत की जाएगी। और साथ पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको हर सूरत में मुकद्दम रखने का फैसला किया गया है। और तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस अज़म का इजहार किया है कि हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं और पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उसके साथ खड़ी होंगी। और कोई भी ऐसा फैसला कबूल नहीं किया जाएगा जो पार्लियामेंट से मुतसादम हो। पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है और पार्लियामेंट ही बालादस्त इदारा है। लिहाजा आज इत्तेहादी जमातों ने 2 टोक अल्फाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो भी फैसला होगा वो पार्लियामेंट ही करेगी, किसी और को कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं है। इसके अलावा आज के इजलास में मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकरात के हवाले से बात करना थी और उन्होंने तमाम शुरा को आगाह करना था, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे तफसीली मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने वक्त मांगा था कि वो कुछ वक्त दे और उसके बाद वो इत्तेहादी जमातों को आगाह करेंगे। लिहाजा आज मौलाना फजल रहमान ने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है कि किसी सूरत में भी असूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा और मुज़ाकरात सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होंगे। जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं उन्हीं के साथ मुज़ाकरात जो है वो किए जाएंगे। लिहाजा इस हवाले से आज के इजलास में जो तमाम सियासी सूरत हाल है उस पर ही बात की गई, इलेक्शन के हवाले से ही बात की गई, लेकिन तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को एक मरतबा फिर दिए गए हैं कि पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी वो तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उसको कबूल कर लेंगी। लिहाजा आज के इजलास में पार्लियामेंट को एक मरतबा फिर बालादस्त तस्लीम करते हुए उसे इख्तियार दिया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी फैसला होगा उसी को नाफिज़ुल अमल किया जाएगा। जी अच्छा, ये भी कहिएगा कि वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर में होने वाला है, तो उसमें किस किस्म के फैसले मुतवक्के हैं? जी देखिए जी, चूँकि इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ उसके फ़ौरन बाद जो है वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त शुरू हो गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में। उसमें भी आज के एजेंडे के मुताबिक तो 4 निकाती एजेंडा था, जिसमें आम मामूल के मुताबिक जो एजेंडा शामिल था, लेकिन उसमें भी ये फैसला किया गया था कि इत्तेहादी जमातें जो फैसला करेंगी वफाकी काबीना उसको इंडोर्स करेगी। लिहाजा इत्तेहादी जमातों ने जो पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से अपना फैसला किया है वो आज काबीना के इजलास में जो है वो भी मंजूर किया जाएगा, जिसके बाद यही फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी किया जाएगा। और ये फैसला जो है 3:30 बजे तमाम जो इशूज़ आज इत्तेहादी जमातों के इजलास में डिस्कस किए गए वफाकी काबीना मंजूरी देगी, उसके तमाम जो फैसले हैं उसकी मंजूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दिए जाएंगे, जिसके बाद कौमी असम्बली में ये मामला जाएगा और कौमी असम्बली का इजलास आज 4 बजे जो है वो तलब किया गया है। जी इजलास में फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट बालादस्त है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने तफसीलन अपडेट किया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की तबीयत नासाज, बेंच 1 की डिलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डिलिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस सेहत में खराबी के बायस आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। बेंच चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दिया गया। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख। बेंच 2 के मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है। और कराची से ठट्ठा पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले 9 अफराद ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। जामक होने वाले आपस में दोस्त और कजाफी टाउन के रिहायशी थे। इज्तिमाई नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिन जबलपुरी।
کلری جھیل پر سیر و تفریح کے لیے جانے والے 9 دوست موت کے گھاٹ اتر گئے۔ قذافی ٹاؤن کراچی سے تعلق رکھنے والے دوست پک اپ پر کلری جھیل ٹھٹھا جا رہے تھے کہ چلیا بند کے قریب سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرائی اور پیچھے سے ڈمپر نے بھی ٹکر مار دی۔ حادثے میں تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ایک بھائی تھے عبداللہ نام ہے جن کا، وہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہتے ہیں، وہ باہر سے آئے تھے، ابھی عید کی چھٹیوں پہ آئے تھے، یہاں سے سعودی عرب سے آئے تھے۔ ابتدائی طور پر تمام لاشوں کو ٹھٹھا کے سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں ایمبولینسز کے ذریعے کراچی میں عیدی سردخانے سہراب گوٹ پہنچایا گیا۔ 8 سوا 8 کے درمیان ہمیں کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہیروف اور ٹرک کے درمیان تصادم ہوا ہے، جس میں بہت بری طرح جو ہے نا وہ لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری جو ٹھٹھا سینٹر کے ذمہ داران ہیں وہ 2 گاڑیاں لے کے جب وہاں موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ بالکل لوگ کچل چکے تھے اور موقع پہ ہی سارے 9 کے 9 افراد جاں بحق تھے۔ ٹھٹھا پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹرک ڈرائیور رئیس حادثے کے فوری بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ یاسین جبل پوری، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ آج ہم سب پھر مل بیٹھے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں جو ہماری جو نشستیں ہوئیں اور اس وقت کے جو معاملات ہیں اور چیلنجز ہیں اور صورتحال ہے، ان کے اوپر گفتگو ہوئی، اور اس وقت کے جو معاملات ہیں اور چیلنجز ہیں اور صورتحال ہے، ان کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اقدامات اٹھائے گئے اور قومی اسمبلی اور جوائنٹ ہاؤس نے ان چیلنجز کو ڈیل کیا، اور عدالت عظمیٰ کے حوالے سے جو معاملات تھے اس حوالے سے آئینی اور قانونی اقدامات اٹھائے گئے۔ مگر ابھی بھی صورتحال بڑی چیلنجنگ ہے۔ مثال کے طور پر کل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کو پارلیمان نے قبول نہیں کیا، اور یہ ایک متفقہ ایک رائے تھی اور فیصلہ تھا کہ ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، 3-2 کا یا 5-2 کا نہیں۔ اور اس کے اوپر پھر پوری پختگی کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے اپنا موقف قائم کیا، اور آج بھی ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ مگر سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے 3 رکنی بینچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے پہلے فیصلے کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں، اس کو ریٹریٹ کریں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ کل اسی بینچ نے فنڈز کے حوالے سے، جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے تھے اس کو پارلیمان نے ڈیل کیا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے جو فیصلے دیے ہیں، جو قراردادیں منظور کی ہیں، اب یہ معاملہ بھی پارلیمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لایا جائے اور وہ اس بارے میں دوبارہ
अपनी राय को कौम के सामने लेके आएं और हमारा भी ये इखलाकी सियासी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मामले में जो पार्लिमान ने जो पहले जो फैसले दिए हैं उसका एहतराम करें। तीसरी बात इस हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने अपने फैसले में कहा उससे हटकर मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है 13 अगस्त को पार्लिमान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख़ बनती है। मगर कौम को ये बावर कराने के लिए कि हम मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं और जिसको पीटीआई की लीडरशिप ने इंतहाई अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने उन चैलेंजेस को हल करने के लिए कोई तजावीज़ देने के बजाय उसको एक्सप्लॉइट किया। अपने सूबाई वज़राए ख़ज़ाना को ये कहा कि आप IMF की जो शराइत हैं उनसे इनकार कर दें ताकि IMF के साथ मुआहिदा न हो सके। पाकिस्तान के रास्ते में कि पहले ही कोई मुश्किलात नहीं थी, कांटे नहीं थे, मज़ीद कांटे बिछाए गए ये कहकर कि ये साजिश अमेरिका ने की थी और फिर इतनी ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न मारा। एक दिन गोया हुए कि अमेरिका ने साजिश नहीं की थी, ये साजिश के ताने माने पाकिस्तान के अंदर बुने गए थे। और यही नहीं, किस बुरी तरीके से हमारे खारजी ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जिसकी तफसील मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, मगर इसका सबको इल्म है। और फिर किस तरह इस इत्तेहादी हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा से लेकर आप सब ने, मैंने अपना हिस्सा डाला और मामलात को ठीक करने के लिए अपने पूरा ज़ोर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी तो आई है। मगर मैं ये कहूँ कि ये मामलात अब सब तसल्ली बख्श हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कहने के काबिल नहीं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने में कोई कमी नहीं की गई, तकसीम दर तकसीम माशरे में की गई, जहर घोला गया, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला तबका हो, उन सब में तकसीम पैदा कर दी गई। उस्ताद को तालिब इल्म से, आजर को अजीर से, सियासतदान को वर्कर से, यानी हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के तमाम मौके पैदा किए गए। हत्ता कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको भी माफ़ नहीं किया गया। उनकी लीडरशिप को पाकिस्तान से बाहर चंद एजेंट्स ने
اور میں بالکل واضح بات کروں گا، وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹس ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. انہوں نے وہ گھناؤنا کردار ادا کیا کہ شاید دشمن بھی وہ کردار ادا نہ کر پاتا. اور اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے بیانات جاری کیے گئے اور گرافک جو وہاں پر پریزنٹیشن سوشل میڈیا میں دی گئیں کہ یعنی انسان، میرے جیسا آدمی حیران پریشان ہو گیا کہ اپنی ذات کے لیے، ذاتی انا کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے پاکستان کے ہر مقصد کو بری طرح قربان کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں. میں آج اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 اب ہمارے سامنے معاملات ہیں جن کے اوپر پارلیمان اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اور اب پھر دوبارہ چونکہ کل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے بتانا ہے، تو یہ معاملہ پھر پارلیمان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. جو گفتگو کی بات ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے سب کی، اور ایک میں یہ کہوں کہ ایک اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی فارمیٹ ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کا ہم فیصلہ بالکل بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہم یہ بات ان تک پہنچائیں، اور وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور پارلیمان میں اس معاملے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے پارلیمانی کمیٹی، تاکہ قوم یہ جان سکے کہ اس اتحادی حکومت کے ظلماء نے اپنی آخری کوشش کر لی کہ ایک دن الیکشن کی تاریخ کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے اوپر ہم نے انا کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا جس طرح انہوں نے ہمیشہ بنایا، چاہے وہ چارٹر آف اکانومی ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ہندوستان کی چیرہ دستیاں ہوں، چاہے وہ دوسرے قومی معاملات ہوں، کووڈ ہو. کبھی انہوں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ قوم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے وہ اپنی انا کو نیچے لے آئیں اور ذاتی پسند اور پسند کو ایک طرف کر دیں. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج پھر میری درخواست پر تشریف لائے. آپ کی بہت مہربانی، شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف اتحادی جماعتوں رہنماؤں کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کے لیے فنڈز کے معاملے پر بات ہوئی، پارلیمان کے لیے کیے گئے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے. کہا کہ آج بھی مانتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ 4-3 کا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ حکومت نے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے. کہا کہ صورتحال اب بھی چیلنجنگ ہے، اور کہا کہ تمام فیصلے عوام کے وسیع تر مفاد میں کیے جائیں گے. کہا کہ اتحادی حکومت ملک کو درپیش چیلنجز سے نکلنے کے لیے پرعزم ہے. الیکشن کے لیے فنڈز کا معاملہ پارلیمان ہی حل کرے گی. کہا کہ الیکشن کے لیے اکتوبر یا نومبر کی تاریخ بنتی ہے، اور ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ حکومت نے IMF معاہدے میں خلل ڈالا. وزیر اعظم شہباز شریف جو گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں انتشار پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. حکومت نے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے. کہا کہ افواج پاکستان اور ان کی لیڈرشپ کو بیرونی ایجنٹس کے ذریعے بدنام کیا گیا. اہم خبر شامل کریں گے. سندھ حکومت کے کچے کے ڈاکوں کے سر کی قیمت رکھنے کا فیصلہ. کل سندھ کابینہ اجلاس میں 400 ڈاکوں کے سر کی قیمت کی منظوری لی جائے گی. سب سے زیادہ سر کی قیمت شکارپور کے ڈاکو قید محمد تیغانی کے 70 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. ڈاکو سونر تیغانی کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. کیم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے اپڈیٹس لے لیتے ہیں. جی بتائے گا اس حوالے سے.
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला सिंध ने सिंध काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें जो है 400 के करीब डाकू हैं जिनके सर की कीमत मुकर्रर की जाएगी और काबीना उसकी मंजूरी देगी। जबकि सबसे ज्यादा जो कीमत है वो शिकारपुर के डाकू हैं, खैर मोहम्मद तगियानी, जिसकी रखी गई है 70 लाख रुपए। इसी तरह से जो दीगर जो डाकू हैं उनके सर की भी कीमत रखी गई है 10 लाख से 70 लाख के दरमियान। तमाम तर डाकुओं की सर की कीमत मुकर्रर की जाएगी। इस वक्त 20 रोज से ज्यादा का टाइम हो चुका है सिंध और बलूचिस्तान में मुश्तरका। इस वक्त डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। पहले ये होता था कि सिंध में अगर ऑपरेशन शुरू किया जाता था कुछ डाकू जो है पंजाब के इलाकों में दाखिल हो जाते थे और पंजाब से फिर वापस आ जाते थे, लेकिन इस वक्त सिंध और पंजाब में मुश्तरका एक ऑपरेशन किया जा रहा है डाकुओं के खिलाफ, जिसके बाद अब सिंधु हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि इन डाकुओं की सर की कीमत मुकर्रर की जाए, ताकि जो जितने भी डाकू हैं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर जदीद असला जो है वो उनका सामने आ रहा है, जिसके बाद ही ये फैसला किया गया था दोनों सूबों की जानिब से कि डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करके इनका किला कमा किया जाए, और यही फैसला जो है कल काबीना से भी मंजूर करवाया जाएगा। जी कल काबीना से भी मंजूर कराया जाएगा। के मबासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इलेक्शन की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तहलील शुदा असम्बली को बहाल करने की दरख्वास्त रावलपिंडी के रिहायशी नासिर महमूद ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब और केपी असम्बली की तहलील गैर आइनी और गैर कानूनी है। दोनों असम्बलियाँ वज़ीर आला की सवाबदीदी इख्तियार पर तहलील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपी असम्बली बहाल करने का हुक्म दे, इस हवाले से इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में पंजाब और केपी असम्बली की तहलील गैर आइनी और गैर कानूनी है। लाहौर में नेशनल एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। लाहौर जिमखाने के गोल्फ कोर्स पर 4 रोज़ तक जारी रहने वाले इवेंट में 140 गोल्फर्स शरीक हैं। कौमी गोल्फर्स के साथ श्रीलंका, कतर और मिस्र के गोल्फर्स भी इवेंट का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल टीम मुकाबले 36 होल्स पर मुश्तमिल हैं। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जयवर्धने ट्रॉफी का फैसला हो जाएगा, जबकि एमेच्योर और सीनियर एमेच्योर्स के मुकाबले भी जारी हैं। लीड्स इवेंट कल से शुरू होगा। मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब 29 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।